आज हम एक ऐसी बीमारी पे बात करने जा रहे हैं जो अक्सर ख़वातीन एक आम परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन ना बीमारी ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। बात कर रहे हैं इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान शदीद खारिश जो कि सुफरा जिगर के अंदर जो मादा होता है उसके बाहर ना निकलने की वजह से होती है। ख़ास तौर पे ये तीसरी सहमाई में होती है। इस खारिश के साथ साथ ख़वातीन में बेख्वाबी, बेचैनी और बाज़ औक़ात यरकान की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जैदी है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रेंटोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ैद हॉस्पिटल। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट एट फारूक हॉस्पिटल, अल्लामा इकबाल टाउन। आज हम एक ऐसी बीमारी पे बात करने जा रहे हैं जो अक्सर ख़वातीन एक आम परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन ना बीमारी ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। बात कर रहे हैं इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान शदीद खारिश जो कि सुफरा जिगर के अंदर जो मादा होता है उसके बाहर ना निकलने की वजह से होती है। ख़ास तौर पे ये तीसरी सहमाई में होती है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी की अलामत क्या हैं। ये एक आर्जी जिगर की कैफियत है जिसमें जिगर से खारिज होने वाले बाइल मादा जो है वो डक्ट्स के अंदर रुक जाता है और इसकी वजह से बाइल एसिड्स खून में जमा हो जाते हैं जो खारिश और दीगर ख़तरनाक अलामात की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। सबसे पहले आम अलामत शदीद खारिश है जो ख़ास तौर पर हथेलियों और पाँव के तलवों पर महसूस होती है और आमतौर पर रात के वक्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इस खारिश के साथ साथ ख़वातीन में बेख्वाबी, बेचैनी और बाज़ औक़ात यरकान की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती है, जैसे आँखों के सफ़ेदी में पीलाहट या जिगर की जर्द रंग। कभी कभार पखाना चिकनी मिट्टी की तरह का आ सकता है या पेट के दाएं जानिब हल्का दर्द भी महसूस होता है। लेकिन याद रखें, इस बीमारी की मरकज़ी अलामत है। ख़ास तौर पे अगर कोई और वाज़ेह अलामत मौजूद ना हो तो प्रूराइटस खारिश जो है ये एक मेन प्रॉब्लम है जिसके साथ में ये मर्ज़ ज़ाहिर होता है। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ, क्या ये खारिश जो हो रही है हमल के दौरान तीसरे ट्राइमेस्टर के अंदर, क्या ये बच्चे और माँ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, ये कोगुलोपैथी कर सकती है और ये बच्चे के अंदर पैदाइश के दौरान बच्चे के को ज़ाया हो सकता है बच्चा, और बीमारी के प्रेगनेंसी के दौरान आखिरी ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग के साथ में माँ के भी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। अगर किसी हामिला ख़वातीन को खारिश की शिकायत हो तो ये वाले टेस्ट जो हैं वो लाजमी कराने चाहिए। सीरम बाइल एसिड जो अगर 10 मिलीमोल से ज़्यादा हो तो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी समझी जाती है। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट जो मेन टेस्ट हैं, जो आपका ALT, AST एंड बिलिरुबिन लेवल, अगर ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है और ALT, AST भी स्लाइटली रेज्ड हैं तो आपको अपनी जिगर की हालत को ज़रूर परख सकते हैं और इसमें हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस A, B, C को भी खारिज अंदाज नहीं किया जा सकता और ख़ासतौर पे हेपेटाइटिस E प्रेगनेंसी में ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको ज़रूर देख लेना चाहिए। एक और ज़रूरी चीज़ जो अल्ट्रासाउंड है वो भी ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि वाक़ई ये कोई रुकावट वाला यरकान तो नहीं है या पित्ते की पत्थरी जिगर की नाली में आके बंद तो नहीं हो गई और मरीज़ को ERCP की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसमें ERCP की ज़रूरत नहीं होती मरीज़ को, लेकिन मरीज़ के जिगर की नालियाँ स्लो हो जाती हैं और उसके अंदर से अखराज जो है वो एक जेनेटिक म्यूटेशन MRP3 की वजह से नहीं हो पाता। तो अगर तशख़ीस सही तौर पे हो जाए तो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस और प्रेगनेंसी का इलाज सबसे अहम जो दवा है इसमें अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड है जो कि खारिश को कम करती है और बाइल एसिड्स को, इखराज को बाहर करती है, बड़े आराम से निकलवा देती है बाइल को और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाती है। अगर शदीद खारिश हो तो एंटीहिस्टामीन्स दी जाती हैं ताकि ये इनका असर महदूद होता है, इसके साथ में खारिश रात को नहीं होती। और अगर फिर भी ज़्यादा हो तो कोलेस्टेरामाइन एक ख़ास दवाई होती है जो भी दी जाती है जो बिलिरुबिन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। अगर ये लंबे हो जाए तो ये विटामिन्स की जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है उसको भी प्रॉब्लमेटिक करती है और PTINR लंबा हो सकता है जिसकी वजह से विटामिन की कमी की वजह से ये हो सकता है।
खून में जमने में दिक्कत हो सकती है और आखिरी हमल के दिनों के दौरान ब्लीडिंग के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमल के दौरान बच्चे की निगरानी, फीटल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे एनएसटी या बीपीबी। बाज़ औक़ात में गायनेकोलॉजिस्ट को फौरी तौर पर हेपेटोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए, जैसे कि अगर एएलटी एएसटी 3 गुना से ज़्यादा हो या बाइल एसिड 40 मिलीमोल से ज़्यादा हो या खारिश दवा से कम ना हो रही हो। अगर मरीज़ को यरकान हो और पिछले हमल में ये बीमारियाँ हो चुकी हैं या खून के टेस्ट भी बिगड़ रहे हैं, तो वो भी बरवक्त हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ऐड करता चलूँ कि मरीज़ा की डिलीवरी 37 वीक्स के दौरान ही हो जानी चाहिए। इसको लंबा ना करें, क्योंकि इसके साथ में बच्चे की अचानक मौत का ख़तरा हो सकता है और अगर ये डिलीवरी पहले हो जाए तो हम बच्चे की मौत के ख़तरे को और हामला खातून के ब्लीडिंग के मामलात को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ हर हफ्ते एलएफटीज और बाइल एसिड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 34वें हफ्ते से बच्चे की मुकम्मल निगरानी शुरू कर दी जाती है। याद रहे कि हमल में खारिश को मामूली ना समझें। ये सिर्फ जिल्द की एलर्जी नहीं, बल्कि ये जिगर की बीमारी की एक अलामत भी हो सकती है और अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो माँ तो बच सकती है, लेकिन बच्चा हमेशा के लिए चला जा सकता है। वक्त पर तशखीस, दुरुस्त इलाज और माहिर हेपेटोलॉजिस्ट से रब्ता, यही माँ बच्चों की दोनों की ज़िंदगी बचा सकता है। इस दौरान मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप 37 वीक्स में प्रेगनेंसी डिलीवर हो जाए और आप अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और एटारेक्स या कोलेस्टेरामीन आप ले रहे हो, तो हामला खातून को प्रेगनेंसी से पहले 10 मिलीग्राम ऑफ केनाकोइन रॉश का जो विटामिन के है वो लगाना ज़रूरी चाहिए और आधा हाफ जो है 5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर जो नौज़ायदा बच्चे हैं उसको ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि उसके अंदर ब्लीडिंग के मसाइल ना हो। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब ये प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये खुद ब खुद ही बीमारी जो आपको खारिश थी, जिगर के अंदर सुफरा जमा हो रहा था, ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। कुछ ख़वातीन के अंदर कुछ जीनियाती तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से सुफरा जिगर के अंदर से निकल नहीं पाता और इसमें ABCB11 एंड MDR3 जीन्स होती हैं जो इसकी मेन कॉज होती हैं, जिसमें सुफरा जिगर के अंदर से निकल नहीं पाता। ये एशिया, साउथ अमेरिका और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे सेलेनियम की डेफिशिएंसी इसके साथ जुड़ी हुई है। सीजनल वेरिएशंस भी होती हैं जो सर्दियों में होती हैं और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ अगर किसी मरीज़ को हो और हिस्ट्री हो हेपेटाइटिस सी की, तो उसके अंदर भी ये ज़्यादा बीमारी ज़ोर पड़ सकती है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और अपने चाहने वालों में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें। मेरे चैनल डॉक्टर आसिफ ज़ैदी ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको सबको सेहतमंद और महफूज रखे। आमीन। थैंक यू।